नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। इजराइल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है। अहम मुलाकातों के साथ कई करारों पर हस्ताक्षर होंगे। दुश्मनों को डराने वाली इस दोस्ती और दस्तखत के बीच सबसे खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मोशे से मुलाकात। मोशे वही बच्चा है जिसने 2008 मुंबई आतंकी हमले में अपने माता पिता को खोया था। साथ ही मोदी उन भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे जो इजराइल में रह रहे हैं। यानी दिल, दोस्ती और डील की इस कहानी पर हमारी खास पेशकश सुबह 10:30 बजे जरूर देखिएगा। सीधे तेल अवीव से दुश्मनों को डराने वाली दोस्ती। लेकिन शुरुआत एक दूसरी खबर से। मंत्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो नियमों का पालन करेंगे, लेकिन अगर मंत्री खुद इसका पालन ना करें तो क्या होगा। कल केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बिहार गए थे। वहां वो काफिले के साथ उस क्षतिग्रस्त पुल से पार हुए जिसे स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल सकता है। पुल का बीच का हिस्सा बुरी तरह धंसा हुआ है, फिर भी गाड़ियों का काफिला बगैर किसी डर भय के पुल से गुजर रहा है। ये गाड़ियां किसी आम मुसाफिरों की नहीं है। आप हैरान होंगे जानकर कि ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का काफिला है, जो बिहार के इमामगंज के करमायन गांव में शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक सह स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो के 113वीं जयंती पर प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। मंत्री जी पुल से गुजर रहे थे, तब उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। देखा है बाकी की सड़क इतनी अच्छी है और वहाँ कर चलने पर भी थोड़ा भय लगता है अंदर से कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हमने आज देखा है, भी कोशिश करेंगे कि उचित जगह पर इस बात को हम पहुँचाएं, लेकिन ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। जल्दी पुल बनना चाहिए, इतना ही। मंत्री जी का काफिला जिस पुल से गुजरा उसे प्रशासन की तरफ से वाहन ट्रैफिक के लिए काफी पहले बंद किया जा चुका है। पुल के दोनों तरफ बोर्ड लगाकर साफ साफ लिखा गया है कि सावधान, वाहन प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद बगैर अपनी और अपने साथ चल रहे लोगों की सुरक्षा की परवाह किए केंद्रीय मंत्री कुशवाहा ने इस पुल से गुजरने का जोखिम लिया। क्या ये लापरवाही का मामला नहीं है? क्या मंत्री जी किसी एडवेंचर टूर पर निकले थे? अगर कोई हादसा होता तो किसकी जिम्मेदारी होती? बहरहाल कुशवाहा ने पुल की जर्जर हालत से नीतीश सरकार को वाकिफ कराने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि आज हमारी जानकारी में बात आई है तो हम भी कोशिश करेंगे, बिहार सरकार के संबंधित मंत्री से बात करेंगे या पत्र लिखेंगे ताकि जल्दी से। आपको बता दें कि गया के इमामगंज में नारायणपुर जाने वाली पुल पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त है। पुल के बीचों बीच का खंभा पूरी तरह टूट चुका है। उसे खड़ा करने के लिए ईंट लगाई गई है। यहाँ के दर्जनों गांवों के लिए ये लाइफलाइन की तरह है। उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री की आंखों देखी के बाद इस पुल के दिन जल्द बहुरेंगे। पंकज कुमार, गया, आज तक। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल पर यह आरोप लगा रही हैं कि राज्यपाल ने उन्हें अपमानित किया, उन्हें धमकी दी। हालांकि केसरीनाथ त्रिपाठी, जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। This is a very serious issue and let me handle it very seriously. जे भाषाएं उन्हें बीजेपी पक्ष नहीं आती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुस्से में है। ममता ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर लगाया है अपमान करने का सनसनीखेज आरोप। और আমি নিজেও ভেবেছিলাম এক সময় যে আমি ছেড়ে দেব, এত অপমান আমি জীবনে হয়নি। গভর্নর আমাকে থ্রেট করতে পারে না, উনি আমাকে থ্রেট করেছেন আজকে। নিশ্চয়ই আমার ফোনে ফোন করে আমাকে থ্রেট করেছেন। ममता के मुताबिक केसरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें धमकी दी और अपमानित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल उनसे बीजेपी के नेता की तरह बात कर रहे थे। राज्यपाल से अपमानित होकर उनके मन में पद से इस्तीफा देने का विचार आया था। ओनार बोझा उचित, he is a nominated person, constitutional man, I respect him. He should maintain his respect also. उधर राजभवन ने ममता बनर्जी के आरोपों का खंडन किया है। राजभवन से जारी बयान में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है, हमारी बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ममता बनर्जी को लगे कि उनको धमकाया गया या अपमानित किया गया। त्रिपाठी ने साथ में ये भी कहा है कि राज्य के मामलों को लेकर वो मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। अगर वो राज्यपाल जी जो कह रहे हैं, अगर तर्क के लिए हम ये मान भी ले कि वो ममता दीदी को पसंद नहीं आई, तो क्या इस तरीके का अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस तरीके का बयानबाजी कर सकते कि वो सिलेक्टेड है, हम इलेक्टेड है।
गौरतलब है कि राज्यपाल ने सीएम ममता को उत्तरी 24 परगना जिले के बादुड़िया में हुई हिंसा की जानकारी लेने के लिए बुलाया था, जहां सोमवार को एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई थी। ममता का आरोप है कि राज्यपाल ने राज्य बीजेपी इकाई का समर्थन किया और उन्हें अपमानित किया। मनोकिया लोईवाल, कोलकाता, आज तक। और अब एक अहम खबर, भारत के जवाब देने के बावजूद भी चीन टकराव का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। दरअसल चीन का सरकारी मीडिया लगातार भारत को यह डर दिखा रहा है कि 1962 से भी कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है भारत को। तो वहीं भारत में चीन के राजदूत ने एक बार फिर कहा है कि सैन्य विकल्प पर विचार होगा या नहीं, ये भारत के रुख पर निर्भर करेगा। This is not your area. This is not your area. No. This is not our area. क्या सरहद पर जंग जैसे हालात तैयार कर रहा है चीन? क्या हिंदुस्तान के धैर्य का इम्तिहान ले रहा है ड्रैगन? सिक्किम सेक्टर पर चीनी फौज की दादागिरी की इन तस्वीरों पर चर्चा ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि हिंद महासागर में चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की गतिविधियों ने भारत को चौकस कर दिया है। हालांकि हिंद महासागर में चीन की 6 पनडुब्बियां पहले से तैनात हैं। ऐसे में 7वें की एंट्री ने इन अटकलों को तेज कर दिया है कि क्या चीन युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है। टकराव की इन गतिविधियों के बीच भारत में चीन के राजदूत लू झाओहुई ने ऐसा बयान दिया है जिससे दोनों देशों के आपसी रिश्तों में तल्खी का बढ़ना तय है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में लू झाओहुई ने कहा है कि जब तक भारतीय फौज पीछे नहीं हटती तब तक किसी भी बातचीत का सवाल ही नहीं है। चीन के सरकारी मीडिया में जंग के विकल्प की बात पर चीनी राजदूत ने कहा कि ये भारत के रुख पर निर्भर करेगा कि सैन्य विकल्प का इस्तेमाल होगा या नहीं। यानी लू के मुताबिक गेंद भारत के पाले में है और भारत को तय करना है कि कैसे गतिरोध को खत्म करना है। जाहिर है ऐसा करके चीन अपनी करतूतों पर पर्दे डाल रहा है और सारी जवाबदेही भारत पर थोप रहा है। जानकारों के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर भारत का साथ न मिलने से चीन बौखलाहट में ऐसा कर रहा है। China has been unhappy with the fact that we abstained from the Belt and Road Initiative. I think that has gone to hit them so hard because this is Xi Jinping's pet project and we have completely stayed away from that. गौरतलब है कि चीन के सरकारी मीडिया और थिंक टैंक ने कहा था कि इस विवाद से अगर उचित तरीके से नहीं निपटा गया तो इससे युद्ध छिड़ सकता है। पीएलए की वेबसाइट पर सामरिक विशेषज्ञ वांग देहुआ का एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसमें भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है। भारत के जो लोग टकराव का समर्थन करते हैं उन्हें इस तथ्य से पूर्ण रूप से वाकिफ होना चाहिए कि अगर राजनयिक और सैन्य संवाद से मामले को समुचित रूप से नहीं संभाला गया तो चीन और भारत के बीच एक और सैन्य टकराव सवालों के दायरे में पूरी तरह बाहर नहीं है। जाहिर है चीन 1962 की जंग की याद दिलाकर भारत को डराना चाहता है और रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज तक के मंच से चीन की इस गीदड़ भभकी का पहले ही करारा जवाब दे चुके हैं। जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करेंगे, जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं। मौजूदा माहौल को भारत और चीन के बीच 1962 के बाद सबसे लंबे टकराव के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि करीब 3 हफ्ते से सिक्किम बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों फौजों के बीच जबरदस्त तनाव है। चीनी फौज ने भारतीय सीमा में घुसकर भारत के 2 बंकरों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद भारत ने वहां और फौज की तैनाती कर दी जिसे चीन हटाने की मांग कर रहा है। जाहिर है चीन चोरी के बाद सीनाजोरी पर उतर आया है। आज तक ब्यूरो। वहीं भारत के खिलाफ चीनी अखबारों का आग उगलना जारी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के तीखे पलटवार के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से संचालित ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर 1962 के जंग वाला राग अलापा है। अखबार ने आर्मी चीफ के 2.5 मोर्चे पर जंग के लिए तैयार रहने वाले बयान पर भी हमला बोला। अखबार ने लिखा, अगर नई दिल्ली को लगता है कि वो डोंगलांग इलाके में अपनी सैन्य ताकत का फायदा उठा सकती है और वो 2.5 मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है तो हमें भारत को ये बताने की जरूरत है। जेटली सही कहते हैं कि 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। अगर उसने सैन्य संघर्ष को भड़काया तो भारत को 1962 से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
सीमा पर भारत और भूटान की जमीन पर दावा करने को लेकर चीन बार बार एक समझौते का जिक्र करता है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी से चीन के इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है। दरअसल नेहरू ने अपने समकक्ष चाउ एन लाओ को साफ शब्दों में कहा था कि सरहद को लेकर कोई सवाल नहीं है। चीन के झूठ का भंडाफोड़, नेहरू की चिट्ठी पर चीन के झूठ का पर्दाफाश। चीन अरसे से सिक्किम बॉर्डर पर डोकलाम क्षेत्र में भारत और भूटान के हिस्से पर अपना दावा कर रहा है। चीनी सरकार का दावा है कि 1890 में अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के तहत जमीन का हिस्सा उसका है। चीनी दावे के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी समझौते को मान्यता दी थी, लेकिन नेहरू के एक खत से खुलासा हुआ है कि चीन का दावा पूरी तरह झूठा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने ये चिट्ठी अपने चीनी समकक्ष चाउ एन लाई को 26 सितंबर 1959 में भेजी थी। चिट्ठी में नेहरू ने कहा था, आपके इस बयान का ठीक मतलब साफ नहीं हो रहा है कि सिक्किम और भूटान की सीमा मौजूदा चर्चा के दायरे में नहीं आती। दरअसल चीनी मानचित्र भूटान के बड़े हिस्से को तिब्बत का हिस्सा बताते हैं। तिब्बत के साथ भूटान की सीमा के संबंध में चीनी मानचित्र में त्रुटि में सुधार का मामला ऐसा है जिस पर उसी क्षेत्र में चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ भारत की सीमा के साथ भी चर्चा की जानी है। सीमा विवाद पर भारत के रुख को साफ करते हुए नेहरू ने अपनी लंबी चिट्ठी लिखी थी। समझौते के तहत भूटान के बाहरी मामलों को अन्य सरकारों के साथ उठाने का अधिकार भारत के पास है। इसी करार की बदौलत भारत ने भूटान सरकार की तरफ से कई मामले चीन के सामने उठाए। चीनी नक्शे में भूटान के बड़े हिस्से को चीन के हिस्से के तौर पर दिखाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि 1890 के चीन और अंग्रेजों के बीच हुए करार में साफ तौर पर सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी गई थी। नेहरू ने साफ लिखा था कि सिक्किम की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। चिट्ठी से साफ जाहिर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने चीन की हदों को साफ बता दिया था, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। उसकी करतूतों की वजह से करीब 3 हफ्ते से डोकलाम इलाके में तनातनी चल रही है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बशीरहाट इलाके में स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई है। दरअसल एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन अब वहां पर तनाव की स्थिति एक बार फिर से है। लिहाजा सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां तैनात की गई हैं। जो जानकारी मिल रही है, सड़कों पर आगजनी की घटना हुई, इसके बाद माफ कीजिए बीएसएफ की 4 कंपनियां तैनात की गई। सड़कों पर टायर जलाए जाने की भी खबर मिली। लोगों को काबू करने के लिए धारा 144 इस इलाके में लागू की गई है। बशीरहाट इलाका पश्चिम बंगाल का, जहां एक बार पहले भी तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर आ रही है। सड़कों पर आगजनी की घटना हुई। इसके अलावा लोगों को काबू में रखने के लिए बीएसएफ की 4 टुकड़ियां इस इलाके में तैनात की गई हैं। एक फेसबुक पोस्ट के बाद विवाद की स्थिति इस इलाके में बनी थी, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए 4 बीएसएफ की टुकड़ियां तैनात की गई है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और धारा 144 इस इलाके में लागू।